आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो दुनिया का चर्चित विषय है और वो है ईरान इसराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्टर तस्लीम रमानी साहब आपसे कि क्या कुछ इस जंग के दरमियान दुनिया में पक रहा है और क्या कुछ इसका दुनिया पर असर होने वाला है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो दुनिया के किसी हिस्से में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उसके असरात सारी दुनिया पर पड़ते हैं। करीबी खित्ते में ज्यादा होते हैं, दूर के खित्तों में कम होते हैं, लेकिन असरात बहरहाल सब जगह होते हैं। अभी आप गौर से देखिए तो कम से कम एशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 55-54 ममालिक एशिया में है और आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की एशिया में बसती है। और इस एशिया में जंग के 3 बड़े महाज खुले हुए हैं। एक रूस और यूक्रेन का महाज है, जो न सिर्फ ये कि एशिया को मुतासिर करता है रूस की मुनासबत से, बल्कि यूक्रेन की मुनासबत से यूरोप को भी बड़े पैमाने पर मुतासिर करता है। दूसरा महाज गज़ा का खुल गया, जो इसराइल और गज़ा के बीच था। उसने पूरे के पूरे वेस्ट एशिया को मुतासिर कर रखा है, सियासी तौर पर भी और इक़्तिसादी तौर पर भी वो मुतासिर है। अब जो ये नया महाज खुला है, ये ईरान और इसराइल का महाज, ये कहने को तो वेस्ट एशिया है, लेकिन इसका तो जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और जो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, ये तो बहुत बड़े खित्ते को मुतासिर कर रहा है। हुर्मुज़ स्ट्रेट अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बंद हो जाए तो बहुत से ममालिक का हुक्का पानी अपने आप बंद हो जाएगा, यानी इकोनॉमिकली उनको तो बहुत ज्यादा असरात होंगे। इसका एक तज्जिया आप इस नुक्ता नजर से भी करें कि अ, अ, ट्रम्प साहब की टेबल पर लंच के लिए पाकिस्तान का सिपहसालार जाके बैठता है, आर्मी का चीफ, यानी वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई नहीं होता, आर्मी का चीफ होता है। 1 घंटे की शेड्यूल्ड मीटिंग 2 घंटे तक चलती है और वहां लंच सर्व किया जाता है। तो ये कितनी बड़ी मजबूरी होगी एक ऐसी ममलिकत की कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर ममलिकत कहलाती है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स, और जो इकोनॉमिक पावर भी सबसे बड़ी है, मिलिट्री पावर भी सबसे बड़ी है एंड व्हाट नॉट। इसके बावजूद वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में रहा, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया, जो आईएमएफ का इतना मकरूज है, जिनकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी फ्रेजाइल है, जो अभी अभी इंडिया के साथ एंगेजमेंट करके वो अभी भी पूरे नहीं हुए, सिंधु वाटर उनका बंद हुआ है। मतलब एक अजीबो गरीब मुल्क है, लेकिन उसके आर्मी चीफ को भी अमेरिका को बुलाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज के उसे ईरान में पैसे चाहिए जो उसे कहीं और से नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि 19 के करीब उनके मिलिट्री बेसिस बिल्कुल ईरान के करीबी वाक़े हैं, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, सऊदी अरब में वगैरह वगैरह। इसके बावजूद भी उन्हें पाकिस्तान को बुलाना पड़ रहा है। तो दुनिया पर इसका जो इम्पैक्ट है, वो सियासी भी है, इक़्तिसादी भी है और मिलिट्री भी है। और दूसरी जो सूरत-ए-हाल है, इतनी ही ताकतवर ममलिकत का हुक्मरान जब इसराइल दबाव डालता है कि साहब आप मदद को आइए और बराह रास्त जंग में कूदिए, तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहता है वी मे इंटरवीन, वी मे नॉट इंटरवीन। हम 2 दिन में बताएंगे, फिर अगले दिन कहते हैं कि हम 1 हफ्ते में बताएंगे, फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं नहीं 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो उनको उस खित्ते में पैर रखने में किस कदर तामुल है और किस कदर उनको सोचना पड़ रहा है इतनी बड़ी ताकत को कि वो ईरान के साथ डायरेक्ट इंगेज करें या ना करें, और उनके क्या रिपरकशंस हैं, वो उन रिपरकशंस को बर्दाश्त कर पाएंगे बहैसियत यूनाइटेड स्टेट या नहीं कर पाएंगे। तो कितना इनडिसाइसिव है ये इतनी बड़ी ममलिकत का प्रेसिडेंट। इससे अंदाजा होता है कि अकेले ईरान और इसराइल का मसला नहीं है। इसराइल ने एक ऐसे वक्त हमला किया जबकि ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका के साथ बातचीत हो रही थी और मीटिंग शेड्यूल थी। उस मीटिंग से पहले ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। सवाल यह है कि क्या इससे अमेरिका को एक तरह से इसराइल ने फंसाने की कोशिश की, या फिर इसराइल ने जो उसके खिलाफ नेतन्याहू के उनके घरेलू सियासी गणित का इशू है उससे बचने के लिए ये किया? क्या है इसके पीछे, आप किस नजर से देख रहे हैं? मुझे लगता है इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि अमेरिका ने डिप्लोमेसी शुरू की और इजराइल को कह दिया कि आप गो हेड। दूसरा जो आपने कहा कि उनकी घरेलू प्रॉब्लम्स इतनी है कि नेतन्याहू हैड टू डाइवर्ट पीपल। और तीसरा जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है
कि नेतन्याहू किसी सूरत में नहीं चाहते कि ईरान में किसी तरह की अमन शांति हो। वो अमेरिका के साथ जो ईरान का पैक्ट हो रहा था उसको सैबोटेज करने के लिए 48 घंटे पहले उन्होंने अटैक कर दिया, क्योंकि नेतन्याहू की और जो इजराइल में ज़ायनिस्ट लॉबी है उनका एक बड़ा प्लान है। वो एक्सपेंशन चाहते हैं अपने इजराइल की। उनका ये मानना है कि उनका मसीहा तभी आएगा जब इजराइल का एक्सपेंशन हो जाएगा और एक सर्टेन एरिया उसमें आ जाएगा। उसी सिलसिले में वो सीरिया, लेबनान और आसपास के और जो मुल्क हैं उनको लड़ाई करते, उसी सिलसिले में उन्होंने पैलेस्टाइन को खत्म कर दिया। ईरान उनका अगला स्टेप था। ईरान से उनको थ्रेट लगता है और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कोई और शक्ति उस रीजन में हो। तो मुझे तो यही लगता है कि ईरान से बातचीत जो अमेरिका की थी, नेतन्याहू ने उसको सैबोटेज। हमारे साथ में अनुमा आचार्य विंग कमांडर जुड़ चुकी हैं, जो कांग्रेस की भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। तो अनुमा जी, कांग्रेस ने इस मामले में, ईरान इजराइल के मामले में बहुत ही सख्त बयान दिया है और इंडिया की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि वो गाजा को सपोर्ट करते रहे, फलस्तीन को सपोर्ट करते रहे। वो ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं इस पूरे मामले में और पार्टी आपकी क्या सोचती है? देखिए, हमारी पार्टी के जो भी बयान हैं वो बहुत साफ साफ हैं और जो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति रही है हम उसी का समर्थन करते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से हमने ये देखा है कि प्रत्यक्ष रूप में भारत ये दिखा जरूर रहा है कि पूरा इजराइल के साथ है, लेकिन आप देखिए लिखित बयान जो है वो ऐसा नहीं करते। यानी कि एक विरोधाभास है, एक ढुलमुल नीति है, क्योंकि विदेश नीति हमारी वैसे भी बहुत दिनों से फ्लॉप हो चुकी है। उसका कारण यह है कि एस जयशंकर को शायद परिपक्वता और समझ नहीं है। वे एक दबंगई किस्म के बयान देकर अमेरिका को में जाते हैं, वहां पे ऑप्टिक्स करते हैं। तो इस सब को हम विदेश नीति नहीं मान सकते। हमारे ईरान के साथ परंपरागत रूप से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट से हमारे भारतीय हैं वो पूरे हमारे जीडीपी का 3% उनके रेमिटेंस से आता है भारत सरकार के पास। तो इस समय हम जो देख रहे हैं कि मोदी सरकार मुझे कंफ्यूज लगती है या कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पावर दिखती है, पावर अमेरिका की तरफ झुकी हुई है और अमेरिका इजराइल के सामने क्यों झुका हुआ है ये थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि वहां के सारे निवेश इजरायलियों के बड़े बड़े निवेश हैं और अमेरिका ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल से, मैं डरना शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन उसके कहे में आ रहा है, एक तरह से दबाव में आ रहा है। तो हमारे यहाँ से आपने अगर देखा होगा तो हमारे जो मीडिया के महासचिव हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने भी बहुत साफ ये कहा है कि ईरान के साथ जो हमारे संबंध है और हम इजराइल की तरफ जो झुक कर बात कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक टिप्पणी की है। ऐसे ही हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं, आपने देखा होगा पवन खेरा जी ने, उन्होंने भी इस बारे में बात की है और बहुत साफ साफ बात की है। अब यह है कि पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक संकट के बावजूद तुर्की और ईरान जैसे देशों से समर्थन प्राप्त कर रहा है, तो भारत को मुझे ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय हम क्या करें। लेकिन लिखित जितने भी आप दस्तावेज देखेंगे उसमें भारत इजराइल का सीधा समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जब वो स्टैंड लेने से इनकार करता है, एक तरफ जाने से इनकार करता है, सीज फायर करने को लेके अपना कोई ओपिनियन नहीं देता है, तो ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति में कहीं ना कोई कमजोर कड़ी जरूर है जो भारत को अपने स्थापित नॉन अलाइंड मूवमेंट के से इतर कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है। जी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सैयद खलीक अहमद साहब भी हैं। सैयद खलीक अहमद साहब, इस इजराइल के ईरान पर हमले को सॉवरेंटी पे हमला माना गया और दुनिया के तकरीबन 21 मुल्कों ने, मुस्लिम मुल्कों ने ईरान के हिमायत में बात कही है या हिमायत में खड़े हैं। सवाल यह है कि इस खेमाबंदी से क्या असर पड़ेगा? क्या ये जंग आप बड़ी होती देख रहे हैं या इसके क्या रिप्रिकॉशन होंगे? ये अनप्रोवोक्ड इसराइल का एग्रेशन है और ईरान ने कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, उन पे अटैक नहीं किया था, तो ये विदाउट प्रोवोकेशन जो है ईरान पर इसराइल ने अटैक किया है। तो ये उनकी सॉवरेनिटी पर, उनकी संप्रभुता पर ये अटैक है। तो जब किसी की संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी पर अटैक होता है तो उसको राइट है कि वो अपना डिफेंड करे। ये इंटरनेशनल कानून है कि अगर किसी की जान पे, माल पे, उसके किसी मुल्क पे हमला हुआ तो वो उसको पूरा हक है कि उसको डिफेंड करे, जो भी उसके पास ताकत है। तो ईरान ने यही काम किया है, तो अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी के बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने इसराइल पर पलटवार किया है। अब इसमें रहा बात है कि 21 जो मुस्लिम मुल्कों ने ईरान के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए हैं, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है, लेकिन इनकी सपोर्ट से, डिप्लोमेटिक सपोर्ट से कुछ नहीं बनता है जब तक कि आपके पास मिलिट्री पावर ना हो। दुनिया जो है ताकत को मानती है, सिर्फ स्टेटमेंट तो बहुत इशू होते रहे हैं। जब तक कि ये रूस और चाइना
ये खुल के सामने नहीं आ जाते हैं, क्योंकि ईरान के साथ, क्योंकि इसराइल के साथ यूएस रोजाना धमकियां दे रहा है, खमेनी साहब के मर्डर की धमकी दे रहा है, और ये कह रहा है कि हम वो चीजें यहाँ पर पूरा जो तेहरान है उसका स्काई हमारे कब्जे में है, और वो कह रहे हैं कि हम आपको खत्म कर देंगे। तो एक तरफ तो यूएस और यूरोपियन पावर्स जो हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, वो ओपनली इसराइल के साथ है, उनको हथियार दे रहे हैं, उनको तमाम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ कोई इस तरह का पावर नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज में किसी के पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ पुलिस स्टेट है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड तुर्की। लेकिन तुर्की खुद अपने प्रॉब्लम से फंसा है, यूरोप के बॉर्डर पे है, अगर उसने कुछ कहा, कुछ कोई भी सपोर्ट करने की कोशिश की, तो उसको वहां से ग्रीक है, इटली है, फ्रांस और जर्मनी, ये सब मिलकर के इकट्ठे उस पर हमला करेंगे। भले ही तुर्की जो है नेटो का मेंबर हो, लेकिन उसको बहुत डर है कि ये लोग जो है तुर्की को खत्म कर देंगे। ऑलरेडी साइप्रस में, तुर्की के बॉर्डर पर जो आइलैंड है, जो साइप्रस जो ग्रीक के अंडर है, उस पर अमेरिकन फोर्सेस आज 2 साल से वहां पर या 1 साल से पड़ी हुई है, और बहुत ज्यादा जंगी जो इक्विपमेंट्स के साथ वहां पर पड़ी हुई है। तुर्की ने इसको प्रोटेस्ट किया था कि किस लिए हैं, तो लेकिन अमेरिका ने माना, उसने कहा कि ये तो यूक्रेन और रशिया के खिलाफ हमने वहां पर किया है, लेकिन वो सब चीजें ऐसी नहीं है, वो तुर्की के लिए है। तो ये सिचुएशन है कि ये मुस्लिम कंट्रीज का सिर्फ स्टेटमेंट से कुछ नहीं बनता, लेकिन ये वॉर जो है, जिस तरह की जो बातें हुई, ये बहुत ज्यादा नहीं फैलने वाला है, और शायद ये खत्म भी हो। ये ट्रंप के बयान से अपने आप में साबित होता है। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में ज्वाइन करेंगे, जबकि उनकी 70,000 यूएस फोर्सेस आज की डेट में इसराइल में तैनात है, और ऐसा नहीं डायरेक्टली वो इस वॉर में भी हिस्सा ले रही होंगी। अब तैनात किस लिए हैं, तो खाली वहां पर खाने पीने के लिए ही बैठे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि अमेरिका अभी खुल के नहीं कर रहा कि हम इसमें हैं, क्योंकि उनके जो बेसेस हैं अरब कंट्रीज में, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ईरान पर हवाई एरियल अटैक करने पे। तो इससे ये लगता है कि अभी इन्होंने कहा 2 दिन, फिर 1 हफ्ते, वो कहा अभी जो कल बयान आया, आसिम मुनीर को जो बुलाया था, उसके पीछे कुछ राज रहा होगा। लेकिन मुनीर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा हम 15 दिन के बाद डिसाइड करेंगे कि हम खुद इसमें शामिल हो कि ना हो। इससे साफ लगता है कि आसिम मुनीर ने मना कर दिया होगा कि हम पाकिस्तान की वो चाहते हैं पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करना चाहते हैं ईरान पर हमला करने के लिए, और इनके बेसिस को भी इस्तेमाल करना चाहते होंगे जो कि बॉर्डर पर है। तो लग रहा है कि मुनीर ने इनको कोई फेवरेबल जवाब, रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि जिसको जो यूएस चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में वहां की पब्लिक जो है वो जबरदस्त, और जो लोअर लेवल के जो मिलिट्री में जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं, उस लेवल पर जबरदस्त जो सब के सब प्रो ईरानी है, एंटी इसराइली है, पूरा पाकिस्तान जो एंटी इसराइल है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान जो है, उनकी फोर्सेस, उनकी आर्मी जो है, वो चाहे ये अमेरिका कितना ही इनको लोन दे दे, वो अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। ये एडवांटेज ईरान को डायरेक्टली जो है मिल रहा है। और 1 दिन पहले या 2 दिन पहले चाइना और रूस ने भी डायरेक्टली यूएस को कह दिया है कि आप यू डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर, यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम इट, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। तो चाइना और रूस डायरेक्टली फोर्सेस तो लेके अपनी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है दूसरे का वॉर नहीं लड़ता, और बहरहाल ईरान के लिए तो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन इनका इतना कह देना ही बहुत बड़ा जो है सपोर्ट है चाइना ईरान के लिए। और मैं आता हूँ खलीक साहब आपके पास, मैं आता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, ईरान ने हमेशा से संयम बरता है और उसको बहुत प्रोवोक करने की कोशिश होती रही है इजराइल की तरफ से, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को अचानक ईरान पे हमला करना पड़ा? क्या वो ईरान को कमजोर कड़ी मानता था, या उसे वो सॉफ्ट टारगेट मान रहा था, या उसे कुछ हासिल करना चाहता था? तो शिखा साहब ने अभी फरमाया कि जो नेगोशिएशन चल रहे थे, 5 राउंड हो गए थे मस्कत एंड रोम के थ्रू, यूएस एंड ईरान के बीच, तो ये किसी न किसी न्यूक्लियर डील पर जो है वो पहुंचने वाले थे, इसका अंदाजा और इसके इशारे कई जगह से मिल चुके थे। आज का जो एक डेवलपमेंट है उस पर भी गौर कीजिए। ये जर्मनी, फ्रांस, गालिबन यूके और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स जेनेवा में आज शायद इस वक्त भी मीटिंग चल रही होगी वहां पर। ये क्यों है, क्या बात करें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि जहां दो ममालिक आपस में इस कदर तेजी के साथ एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, इतने शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूएस को प्रेशराइज कर रहा है इसराइल के वो जाए और वहां बाकायदा इन्वॉल्व हो, इंगेज करे डायरेक्टली ईरान के साथ। वहीं बैकडोर डिप्लोमेसी में ये काम भी चल रहा है, और तो जाहिर है कि इसका जो एक मुआहिदा पहले हुआ था, जो 5 कंट्रीज के बीच में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, जिसे ट्रम्प साहब ने बाद में कैंसिल कर दिया था, मुझे लगता है मुमकिना तौर पर उसके रिवाइवल की कोई बात चल रही है इस जंग को रोकने के लिए। 2 हफ्ते का वक्त ट्रम्प साहब ने गालिबन उसी के पेश नजर
मांगा हो कि कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं। इराकची साहब के पास इनके इंटरलोक्यूटर जो रूम और मसकत पे बात कर रहे थे, पहले डायरेक्टली इंगेज नहीं किया था उन्होंने, वाया मीडिया मसकत के साथ ही उनके मिनिस्टर्स के साथ बात होती थी। लेकिन अब वो कल से बराह रास्त फोन कर रहे हैं अब्बास इराकची साहब को, और मीडिया की जो बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि फोन करने की शुरुआत यूएस की जानिब से की गई है। तो ये जो एक राब्ताकारी है, इसको सेबोटेज करना एक बड़ा पर्पस इसराइल का है। और ये पर्पस क्यों है? ये सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि इसराइल आखिर ईरान के साथ दुनिया के किसी भी मुल्क के बढ़ते ताल्लुक या वहां पर अमन अमान का कयाम क्यों है? क्या वो सिर्फ इसलिए है कि वो वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है? मुझे लगता है कि ये अकेले एक हदफ नहीं हो सकता, क्योंकि अतराफ में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खामोशी के साथ चल रहा है। एनपीटी के जितने सिग्नेटरीज हैं, मतलब ये कसूर तो नहीं है ना ईरान का कि वो भी एनपीटी का सिग्नेटरी है और इसराइल नहीं है, तो इसराइल कुछ भी करेगा, 90 बम बना देगा और डिक्लेयर ही नहीं करेगा। और इसराइल ने अगर ईरान ने अगर साइन कर रखे हैं, तो जो मिनिमम आईएईए का रिक्वायरमेंट है कि 3% एनरिचमेंट यूरेनियम का कोई भी कंट्री कर सकता है, आप उसको ईरान को 3% भी करने की इजाजत नहीं देंगे। ये नहीं है। असल उनका जो दूसरा हदफ है वो ये है कि ईरान ने उस सिद्दे में अपने बहुत से प्रॉक्सीज भी बना रखे हैं जो पावरफुल हैं। दूसरे इसराइल के ग्रेटर इसराइल कायम करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ईरान है। और ईरान सिर्फ बहैसियत मुल्क एक रुकावट नहीं है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ईरान की है, जो ज्योग्राफिकल पोजीशन ईरान की है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मैंने जिक्र किया, उस पे जो उसका कंट्रोल है, उसकी वजह से जो पोजीशन है वो तो है ही। मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरी बात को कंडेम किया जा सकता है, बहुत सब कोई भी उससे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन इसराइल अगर खैबर हासिल करना चाहता है मदीना के करीब का, तो उसमें अगर कोई सबसे बड़ा डिटरेंस हो सकता है तो वो ईरान है। और ये रीजन है कि खाली न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना ना उनके लिए मुमकिन भी नहीं है और वो मकसद भी नहीं है। और ये बात अमेरिका भी जानता है कि आप पूरे तौर पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ईरान का अब नहीं कर पाएंगे, वो मुमकिन ही अब नहीं बचा है। वो इतना एडवांस ऐलान करें या ना करें, ये बहुत एडवांस है, वो डिसआर्मामेंट नहीं हो पाए। तो ईरान को एज ए होल तबाह करके इस पेरिफेरी में उसके जो एलाइज हैं या उसके जो सिंपैथाइजर्स हैं, उन सबको डिस्करेज, डिमोरलाइज एंड डिसमेंटल करना, ये एक बड़ा हदफ इसराइल का है। इसलिए आज इसराइल ने ये ऐलान किया कि अमेरिका हमारा साथ दे या न दे, हम अपना काम जारी रखेंगे। उस ऐलान की बड़ी वजह यही है। और अमेरिका का हेसिटेशन तो जग आया, मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती तो शायद इस रीजन में भी और यूएस में भी कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जंग एस्केलेट करे और ये न्यूक्लियर जंग बने या ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर बने। 2 हफ्ते में शायद कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशन होके कुछ चीजें सेटल हो जाने की उम्मीद बहरहाल की जा सकती जी शिखा जी, आपने देखा कि सहाफियों को, पत्रकारों को इजराइल ने कभी भी वेलकम नहीं किया, लेकिन इस जंग में पत्रकारों को वेलकम किया जा रहा है। पूरी दुनिया से सारे मीडिया हाउसेस को वहां बुलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्योंकि इजराइल में तो किसी को नहीं आने दे रहा, इजराइल में किसी को कवरेज भी नहीं करने दे रहा, इजराइल से कोई खबर नहीं आ रही कि वहाँ क्या डैमेज हो रहा है या इस युद्ध का क्या असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया से जरूर पता चलता है कि वहाँ की पब्लिक सड़कों पर है, ईरान से माफी मांग रही है, कोई लोग गजा से भी माफी मांग रहे हैं, बट ईरान से ज्यादा माफी मांग रहे हैं। तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर है। एक चीज मैं इसको 2 नजरिए से देखती हूँ। एक तो ये इजराइल का जो एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, जैसे रहमान साहब ने बताया। दूसरा, कहीं ना कहीं ये अनकही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट सुप्रीमेसी अपने आप को हर जगह प्रिवेल करना चाहती है और अरब के रीजन में वो अपनी डोमिनेंस चाहती है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इजराइल बनाया था। इजराइल में जितने भी इजरायली हैं, ज्यादा सभी यूरोप में रहते थे। वो नेतन्याहू पोलैंड में पैदा हुए थे। तो अगर आप देखें, बहुत सारे इनके प्रधानमंत्री पोलैंड के पैदा हुए हैं या बेलारूस के पैदा हुए हैं। तो सारे ही यूरोपियंस थे ये, वहां का तो कोई नहीं था जिसको हम कहें कि जो आदिवासी था। तो ये जरिया था, इजराइल एक जरिया था व्हाइट सुप्रीमेसी बनाए रखने का या अपनी दखल रखने का। अब भी चूंकि अरब की जो और कंट्रीज हैं जहाँ पे सल्तनत है सरकारी, जहाँ पे शाही सल्तनत है,
वो सभी लग्जरी लाइफ में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें किसी को फुर्सत नहीं है किसी चीज से, और ना ही उन्हें कोई मतलब है किसी से, क्योंकि अगर वो कुछ करते हैं तो वो कर ही नहीं सकते। वो अमेरिका के दबाव में रहते हैं, उनको सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलती है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ लिप सर्विस कर सकते हैं। तो ईरान के पक्ष में कोई नहीं बोलेगा। इजराइल इसलिए आसपास सब जगहों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान पर बनाने के लिए मीडिया को बुला रहा है, अदरवाइज तो और कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये दो ही चीज दिखती है। रहमानी साहब ने बहुत ही तफसील से बताया कि ईरान को क्यों ये हटाना चाहते हैं, ईरान की सत्ता को क्यों हटाना चाहते हैं। वो इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट है और उसमें वो अमेरिका का भी एजेंडा है, और मैं कहूँगी सभी यूरोप का भी वो एजेंडा है। और दूसरा यही है व्हाइट सुप्रीमेसी का। आई डोंट सी एनी अदर थिंग। जी, ईरान गाजा में नहीं आने दिया उन्होंने किसी मीडिया को। गाजा में सैकड़ों पत्रकारों को उन्होंने मार दिया, वहां नहीं आने दिया। आज भी इस ईरान के इस युद्ध की आड़ में रोजाना 100 से ज्यादा लोगों को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। खाने के कैंप पर आते हैं बच्चे, उनको जिंदा जला रहे हैं या गोली मार रहे हैं। वो सब खबर इस सब में दब गई है। ये इतना नृशंस, मतलब इतनी बार्बरिक हत्याएं हो रही हैं कि रूह कांपती है। वहां नहीं आने दे रहे, उसको नहीं कवर करने दे रहे। डेटा यह है कि 60,000 से ज्यादा लोगों को वहां मारा जा चुका है। नहीं, 60,000 तो सिर्फ गिनती हुई है। मैं भी कहीं सुन रही थी कि जितनों के डेड बॉडी मिले हैं उनसे ज्यादा का अंदाज लगाया जा रहा है कि मलबे में दबे हुए हैं, वो तो निकले ही नहीं है। तो मैं कहीं सुन रही थी कि इसका जो एक्चुअल नंबर्स हैं, और मुझे ये कहते बड़ा दुख होता है कि नंबर पैलेस्टीनियंस को एक नंबर बना दिया है, जबकि हर इंसान की एक वैल्यू होती है, सेम है जो हमारी आपकी है। 2 लाख से ज्यादा लोगों के मरने की इसमें आशंका बताई जा रही है, क्योंकि मलबे में बहुत दबे हुए हैं, सभी नहीं निकले हैं। अनुमा जी, आप तो खुद विंग कमांडर रही हैं और आप ने वॉर देखी है, वॉर में शामिल रही हैं। तो ये जो वॉर है, अगर ये चलती है तो क्या एनर्जी की जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं तब से रहमानी जी को और शिखा जी को सुन रही थी। उनका जो नॉलेज है इस मुद्दे पर मुझे बहुत व्यापक लगा। और मैं एक चीज जानती हूँ कि वॉर की तो खैर बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए इजराइल से हमारे देश की सेनाओं को किस तरह से नुकसान हुआ। इजराइल की एक कोई किताब थी वहां के मुद्दों पर, और उसका नाम था स्टार्टअप नेशन। और वहां से हमारी सरकार इतनी ज्यादा इजराइल परस्त दिखती है कि उसने उस किताब से क्लू लेते हुए हमारे देश की एक अग्निपथ स्कीम शुरू की, और उस अग्निपथ स्कीम ने आज भारत की सेनाओं को बेहद कमजोर कर दिया है, संख्या बल में कमजोर किया है, मनोबल में कमजोर किया है। तो युद्ध जो है उसके तो सारे परिणाम, विभत्स परिणाम बहुत समय से शुरू हैं, ये आज से नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छा, और जिस तरह से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए अभी 2 साल से ज्यादा हो गया, तो ऐसा लगता है कि अगर युद्ध पे ही आती है बात तो वो भी बहुत देर तक चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, पूरी तरह कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो ट्रंप सरकार है, बहुत उनका रवैया मुझे बहुत असंतुलित लगता है, सभी को लगता है। और चूंकि वो एक साइडिंग करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है। रशिया जो आमतौर पर इतना ज्यादा मुखर नहीं सुना गया था, अपने ही युद्ध में जूझ रहा है, लेकिन रशिया के भी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आके कहा कि ईरान पे इस तरह से हमला करने की गलती नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा अभी जो जिसे हम राइट विंग कहते हैं या वेरी हार्डलाइनर्स जिनको हम कहते हैं, उनके मंसूबों के कारण पूरे विश्व को बहुत भयंकर नतीजे भुगतना पड़ रहे हैं। फिलहाल हम दूर से देख रहे हैं इस चीज को, हो सकता है ये आग हमारे घर में भी आके लगे, क्योंकि जब अगर पूरे ही सारे देश इस तरह से एक दूसरे के साथ लामबंद होने लगेंगे, वो एक ऐसा समय होगा जिसमें दुनिया को सोचना पड़ेगा कि क्या युद्ध किसी भी चीज का हल है। और आज जो हो रहा है, भारत की जो पूरी नीति हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहने की रही है, भारत उससे डिपार्चर कर रहा है, और ये हम सबके लिए एक शर्मिंदगी का बायस है और सोचने का भी बायस है कि ये हम किस लाइन पर अपनी विदेश नीति को लेकर जा चुके हैं। जी, सैयद खलील अहमद साहब, क्या ये जो पूरा मामला है ये ईरान की हुकूमत में को तख्ता पलट करने का भी मामला है क्या इसमें, या सिर्फ ये जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा जिन मुद्दों को उठाया वहां तक सीमित है, या इसको कुछ और आगे तक भी इनके मंसूबे में शामिल है? जो मंसूबे हैं बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही वाइड हैं। जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि ग्रेटर इसराइल बनाने का इनका मंसूबा है, वो खैबर जो मदीना के पास है, मदीना से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, वहां तक इनका पहुंचने का इरादा है।
इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसराइल नहीं चाहता है कि इसके आसपास कोई मुस्लिम मुल्क इतना मिलिटरली स्ट्रांग हो जो इनके इस मंसूबे के रास्ते में रुकावट बन सके। तो इन्होंने पहले सद्दाम हुसैन को, इराक को खत्म किया, वो भी एक अरबों में एक मिलिट्री पावर थी। लीबिया को खत्म किया, वो भी एक मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर थी। उसके बाद इन्होंने सीरिया को बर्बाद किया और इन सब में अमेरिका को साथ में लिया। तो इस तरह से इनको खत्म कर दिया है। ईरान चूंकि मिलिटरली बहुत पावरफुल कंट्री इमर्ज किया है डिस्पाइट सैंक्शंस के बावजूद भी इसने अपने आप को बहुत मजबूत कर रखा है मिलिट्री के मामले में। तो इसे चाहता है कि अगर ईरान खत्म हो जाए, मिलिटरली कमजोर हो जाए, खत्म हो जाए, तो इनका ये जो प्रोग्राम है, इनका सदियों का जो एक एम्बिशन है ग्रेटर इसराइल बनने का, वो ताकि पूरा हो सके। अरबों के बस का नहीं है कि इसराइल से वो मुकाबला कर सकें। तो ईरान एक है जिनके रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। जैसे कि रहमानी साहब ने कहा कि उसने अपने एक जो लोगों को, हुथीस को, हमास को और दूसरे लोगों को खड़ा कर रखा है, जो कि इनके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। तो एक तो यह है कि इनका ग्रेटर इसराइल का है। दूसरा है कि न्यूक्लियर पावर नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए। अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बन गया तो फिर ना तो यूएस की हिम्मत होगी इस पर अटैक करने की, ना किसी यूरोपियन पावर की हिम्मत होगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मिसाइल्स हैं जो कि वाशिंगटन तक हिट कर सकते हैं। तो फिर ये डिटरेंस हो जाएगा। जो अगर न्यूक्लियर पावर इनको मिल गया तो डिटरेंस होगा। और दूसरा रेजिम चेंज भी ये चाहते हैं। अगर कुछ ना हो सके तो रेजिम चेंज कर लें, क्योंकि सीआईए के जरिए जो रजा शाह पहलवी का जो बेटा या पोता है वो यूएस में है, वो बैठा हुआ है, वो चाहते हैं कि इसको लाके बिठा दिया जाए। तो ये सब इनके हैं कि इनमें से कुछ न कुछ हो जाए तो इनका जो मकसद पूरा हो सकेगा। लेकिन एक्चुअली ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा ताकत इस पर इमर्ज हुआ है और दुनिया को दिखा रहा है कि इसराइल कुछ नहीं है। इसराइल का जो एक क्या कहेंगे हम, जो उसका एक हवा था, ईरान ने उनके हवा को खत्म कर दिया, उड़ा दिया कि बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, वो जिसको चाहे मार के चला जाए, उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। वो उसकी जो टेक्नोलॉजी जो है दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, या उसकी आर्मी सबसे सुपीरियर आर्मी है। तो ये जो लोगों के दिमाग में जो था ये सब खत्म हो चुका है और इसराइल इस वक्त हेल्पलेस है। अगर उसको अमेरिका मदद ना करे तो ईरान जो है जिस तरह से हमला कर रहा है, तो ईरान उसको तबाह बर्बाद करके रख देगा। वो दोबारा कभी किसी अरब कंट्री के खिलाफ, जो कमजोर उनके खिलाफ, ये सब नहीं उठा सकेगा और ये गजा को भी छोड़ के भागेगा। लेकिन सिर्फ इनकी कुछ पनाही जो कर रहा है वो कर रहा है अमेरिका, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी और जो यूरोपियन पावर वो कर रहा है। इसराइल अपने आप में कुछ भी नहीं है। इस बात, इस चीज ने साबित कर दिया। ये हमारी मोहतरमा बहन विंग कमांडर साहिबा फरमा रही थी, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम लोग तो भारतीय हैं, हम भारत में बैठकर इस सारी दुनिया का हमको करना भी चाहिए और हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इस पर कोई पब्लिक डिबेट अभी तक हुई नहीं है और कोई भी जो इंटेलेक्चुअल डिबेट है, इवन द ब्यूरोक्रेट्स एंड हमारे जो बाहर जो आईएफएस ऑफिसर्स है, उनके बीच भी कोई डिबेट हो नहीं पा रही है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि ईरान हमारे खित्ते का मुल्क है और बिल्कुल पड़ोस है, देरीना हमारे ताल्लुकात हैं और जो कुछ भी यहाँ होगा वो खाली ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। अब उसमें पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, अफगानिस्तान अपने आप ही उसमें इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आना है। मुल्क में जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी रख सकती है, उसका एक आजाद एक नजरिया हो सकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की तरह रूलिंग पार्टी का भी अपनी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन वो आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी भी हो ये जरूरी नहीं है, वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी ये चाहे कि उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी बन जाए, तो उस आइडियोलॉजी से देश को बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं और उसके मज़ाहिर हमने अभी हाल ही में देखे हैं। क्या हम इसी तरीके से आइसोलेटेड खड़े रहेंगे हमेशा? और हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हमने क्रिएट किया है सारी दुनिया के लिए। नावाबस्ता तहरीक 120 मुल्कों की तहरीक बन के खड़ी हुई और उसने मजलूम मुल्कों का और मजलूम कौमों का साथ दिया और उन मजलूम कौमों को ताकत हासिल हुई, मुल्कों को ताकत हासिल हुई, हेजेमनी टूटी सुपर पावर्स की। ये काम भारत ने किया था, हमें फख्र है उस पर। तो आज हम उस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का नाम भी नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? और क्या जब एशिया इस मुसीबत से गुजर रहा हो, तो क्या ये एशिया के लोग और एशिया की इतनी बड़ी कुव्वत भारत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को दोबारा जिंदा करे और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उस फोरम का, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि ब्रिक्स अपनी जगह है वो और जो दूसरे यूरोपी के बनाए हुए इंटरनेशनल इदारे हम उन पे जाएं, कभी वो बुलाए हमें, कभी ना बुलाए, कभी जबरदस्ती दावत हमें हम आगे। इससे बेहतर है कि हम नॉन अलाइन्ड जैसा एक इदारा कायम करें, दोबारा जिंदा करें और उसके जरिए इन इश्यूज को रिजॉल्व करने में वर्ल्ड लीडर का कायदाना रोल भारत प्ले करे। आपके जरिए ये मैसेज मैं अवाम और सरकार दोनों तक को देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी। सलीम खान साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं ये समझता हूँ कि
दो डेवलपमेंट बहुत खास हुए और ये दोनों अनएक्सपेक्टेड हुए, जिसकी की अपेक्षा इसराइल को या अमेरिका को नहीं थी और उसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए मुसलमान ममालिक में कितनी ताकत है, कितनी नहीं है, वो पिट्ठू है, वो बादशाह है, ये सब चीज अपनी जगह पर, लेकिन 21 मुल्कों का एक जबान में अपने सारे डिफरेंसेस को खत्म करके ईरान की हिमायत करना, ईरान को सपोर्ट करना और इसराइल को कंडेम करना, कोई गोल मोल नहीं। और अभी ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है संडे के दिन, और उसके अंदर भी जो है वो सख्त बयान आने वाला है। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक अमेरिका कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा कि ये सब एक हो जाएंगे, और इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। क्यों पाकिस्तान का रास्ता मांग रहा है अमेरिका? भाई जब चारों तरफ उसके पिट्ठू बैठे हैं तो जहां से चाहे एयर स्पेस इस्तेमाल करे, लेकिन उसको वो इस रीजन में अनसेफ हो गया। दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि रशिया का एक सेंटेंस का बयान कि उस रिएक्टर पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर उस पे आपने बमबारी की और हमारा आदमी मरा तो हम उसका बदला आपसे लेंगे। आप देखिए पूरा नैरेटिव बदल गया। चाइना ने अपने मिसाइल भेज दिया, अपना कार्गो का जो है वो जहाज भेज दिया। तो अब अमेरिका की समझ में आ गया कि भाई ये खेल आसान नहीं है। G7 में इन्होंने इसराइल की हिमायत कर दी और उसके बाद ईरान ने जो है वो जबरदस्त मुकाबला कर दिया। तो अब इनका कुछ रहा नहीं, चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, रशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ क्रेडिट लेने के लिए चलो कुछ बातचीत की जाए, और फिर ये हो कि भाई हमने ईरान को समझा लिया, मना लिया, और किसी तरह फेस सेविंग का जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए ख्वाब देखने से कोई किसी को मना नहीं कर सकता। कोई आदमी बोले कि साहब हम जो है वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे, वैसे ही इसराइल का ये ख्वाब है, ग्रेटर इसराइल का। कागज पे नक्शे बनाने से कुछ नहीं होता है। एक गाजा को ये लोग 20 महीने से नहीं ले सके, 20 महीने से। तो ये कौन सा ग्रेटर इसराइल बनाएंगे और कौन सा मदीना में जाके कब्जा करेंगे और कहाँ ईरान की सरहद पे पहुंचेंगे? अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि और रेजिस्टेंस को शिया सुन्नी में बांटना भी मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। अफगानिस्तान ने सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पेश किया, वो सोवियत यूनियन से लड़ा, उसके बाद वो अमेरिका से लड़ा, और आखिर उसने दोनों को जो है वो पछाड़ दिया, भागने पे मजबूर किया। तो मैं ये समझता हूं कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले वो शिया भी हो सकते हैं, सुन्नी भी हो सकते हैं, और छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और उनको हमेशा कामयाबी मिलती है। वियतनाम इसका सबूत है और अफगानिस्तान इसका सबूत है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अमेरिका जो है वो दुनिया में कहीं भी हासिल नहीं कर सका। जहां भी वो गया वहां से जलील होकर निकला, और फिर एक नया महाज खोलता है अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो बहरहाल एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ईरान ने बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया और ये बता दिया कि आप जो है उनको दोष धमकी से अपने काबू में नहीं कर सकते। और अब तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान जो है उसका पल्ला भारी हो गया है, और यूरोप को भी ये बात समझ में आ गई है, और वो इसको किसी तरह से सीज फायर के जरिए से हल करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ एक इसी समय। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।